नमस्कार। मैं अभिषेक मोहन, संबलपुर का एक रहने वाला एक आम नागरिक, जिसको बाकी आम नागरिकों की तरह यहाँ के ट्रीटमेंट, डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उतना ही भरोसा था जितने एक आम नागरिक को होता है, लेकिन वो भरोसा उठ चुका है। मैं अब सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि आज जो संबलपुर के इस बेटे के साथ हुआ है, कल को वो किसी और बेटे के साथ ना हो। मैंने जो सहा है शायद कोई ही सह पाए। मैंने अब कुछ पलों में अपने परिवार को खो दिया, मेरी नानी, मेरे मामा, फिर उसके बाद मेरी मम्मी। मेरी मम्मी एक मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। जैसे कि आप सभी को मैंने कहा, मेरी नानी माँ का देहांत हुआ। ना कोई फैमिली मेंबर उनके साथ था, ना कोई मोरल सपोर्ट देने के लिए। आप सभी समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है जब को किसी की माँ का डेथ होता है तो, और वो वहाँ पे अकेले। और वहाँ का हॉस्पिटल में मैं जब पहली बार मम्मी से बात किया वहाँ पे जब थे, तो मम्मी ने कहा यहाँ पे हाइजीन नहीं है, खाना टाइम से नहीं मिल रहा है। मम्मी 2-3 दिन तक नॉर्मल वार्ड में थे, फिर उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि उनका तबीयत खराब होते जा रहा था। आईसीयू का पहले दिन के रात को मेरी माँ का कॉल आता है 3 बजे, और माँ कहती है बेटा मेरा खून चढ़ गया है सलाइन से। उन्हें सलाइन लगा हुआ था, सलाइन खत्म हो गया था और उनका खून चढ़ गया था। तो मैंने कंट्रोल रूम में तुरंत कॉल किया, तो उनका पहला जवाब आता है आप इतने बार क्यों कॉल करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा मेरा वहाँ पे बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया, ये बोल के कि आपका वहाँ आईसीयू में ना कोई अटेंडेंट है, ना कोई नर्स है कि पेशेंट का देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है वहाँ पे। तो वो मेरे बातों को बोले कि ठीक है हम चेक कर रहे हैं, और वो जाके देखे तो वो देखे कि खून चढ़ गया है। फिर वो निकाले और सब कुछ किए। फिर 2-3 दिन बाद मम्मी को यूरिनेट करना था, कोई नहीं था आसपास, कोई भी नहीं था। मम्मी कॉल की मेरे को यूरिनेट करना है, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ। तो मैं फिर कंट्रोल रूम में कॉल किया, कंट्रोल रूम से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मम्मी खुद चल के वो आईसीयू का पेशेंट जो ढंग से चल नहीं पा रहा है, सलाइन पे लगा हुआ है, वो चल के बाहर रगड़ते हुए, आप समझ पा रहे हैं किस हालत में होंगे वो चल के बाहर जाके खोजते हैं किसी को कि किसी को पूछे कि मेरे को वॉशरूम जाना है बोल के। और कुछ ऐसा है वहाँ का मैनेजमेंट। फिर कुछ दिन बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरी मम्मी सलाइन पे लगे हुए थे, सलाइन पे था, ना खाना ना पीना कुछ नहीं। तो उनका सलाइन खत्म हुआ। फिर एक दिन कॉल आता है कि बेटा मेरा सलाइन खत्म हो गया, किसी को बोल दे चेंज करने के लिए। कंट्रोल रूम में कॉल किया, सलाइन खत्म हो गया, चेंज कर दो बोल के। तो वो बोले ठीक है। एक नर्स आई, उनका हाइट शायद कम था, वो वहां तक पहुंच नहीं पाई स्टैंड तक, तो वो चली गई। फिर उसके बाद वो 1-2-3 घंटे तक नहीं आई। मेरी माँ मुझे कॉल करते रह गई कि बेटा मेरे को प्यास लग रहा है, मैं सलाइन में हूँ, मैं कुछ खाना पीना नहीं कर रही हूँ, मैं उठ के जा नहीं सकती, प्लीज़ किसी को बोल के। और 1-2 घंटे तक कोई नहीं आया। कुछ ऐसा है वहाँ का मैनेजमेंट। हम हमेशा वहाँ के अथॉरिटीज़ वालों को कॉल करके कहते रहे कि मेरी माँ के साथ ऐसा चीज़ें गुजरे हैं, प्लीज़ उनका थोड़ा केयर करिए। और बदले में आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये सब हुआ। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मामा का टेस्ट हुआ, तो मामा का पॉजिटिव निकला। तो मामा हाउस आइसोलेशन में थे, होम आइसोलेशन कहा जाता है, उसमें थे। मामा घर में थे 2-3 दिन। मामा भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे क्योंकि उनकी मम्मी का डेथ की वजह से।
फिर उनको गवर्नमेंट के तरफ से, मतलब हमारे लोकल आंगनबाड़ी के तरफ से ना कोई मेडिसिन आया ना कुछ आया। फिर उसके बाद मामा का तबीयत अचानक से खराब हुआ। एक दिन सुबह मेरे को कॉल आता है मामा का कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बेटा मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। 6 बजे का वक्त था वो, ये डेट है 26 अगस्त। मैं हड़बड़ा के एम्बुलेंस को कॉल किया कि जल्दी से आ जाइए, प्लीज जल्दी से आ जाइए, उनका सांस जा रहा है। 6 बजे कॉल करने पे एम्बुलेंस कितना बजे आ सकता है? अब क्या गैस करते, कितना बजे आएगा? एम्बुलेंस आता है 9:30 बजे, सुबह के 9:30 बजे आता है। सुबह के 6 बजे कॉल करने पे वो 9:30 बजे आते हैं। और फिर उस एम्बुलेंस में भी एक आदमी, सिर्फ एक ड्राइवर, विदाउट एनी पीपी किट। और वो मुझे कहते हैं, मैं बाहर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं कि मेरे मामा के अंदर, घर के अंदर जाइए और उन्हें लेके आइए। तो वो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो मैं बोला कि कौन जाएगा? तो वो बोले कि आप किसी को बुलाइए। मैं बोला कि आप इतना लेट में आए हैं, फिर आप बोल रहे हैं किसी को बुलाइए। हम किसके भरोसे बैठे रहे यहाँ पे? किसके भरोसे बैठे रहे? तो फिर मैं अपने मामा को ऐसे मरते हुए देख नहीं सकता था। मैंने मास्क पहना, ग्लव्स पहना और मैं उनके घर के अंदर घुस गया। मेरे अंदर उतना ताकत नहीं था, उनका डेथ हो चुका था। मेरे अंदर उतना ताकत नहीं था कि मैं उतना, एक अकेला इंसान एक डेड बॉडी उठा पाए। मैंने फिर भी जैसे तैसे करके रो रो के मैंने अपने मामा को उठाकर अपने गली से निकाल के एम्बुलेंस के अंदर डाला। और फिर वो एम्बुलेंस से जाके DHH हॉस्पिटल संबलपुर मोदीपाड़ा में उन्हें लेके गया। फिर वहां से कॉल आता है कि आपके मामा नहीं रहे। फिर उसके बाद मुझे एम्बुलेंस वाले ने बोला कि आप मेरे को पैसा दीजिए, मेरे को अपना एम्बुलेंस सैनिटाइज करना है। किस मुंह से वो पैसे मांग रहे थे मुझे नहीं पता, ना मैंने उन्हें पैसे दिए। फिर उसके बाद उन्हें डिस्पोज किए। उन्हें उन लोगों ने जाके खुद शमशान घाट में उन्हें अग्नि दी। फिर हम जैसे कि पूरे परिवार वाले डर चुके थे कि ये सब हो रहा है, तो हमने मम्मी के लिए हायर अथॉरिटीज को कॉल करके बोले कि सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी माँ का ख्याल रखिए सर, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है थोड़ा सा देखिए। और अंदर आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है, एक डॉक्टर बोलता है कि आप यहाँ से ले जाइए, एक डॉक्टर बोलता है यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, 10-15 हजार का मेडिसिन हर दिन जा रहा है। और एक डॉक्टर वहां पे कंट्रोल रूम में कॉल करने से बोलते हैं कि इनका प्लाज्मा थेरेपी हो चुका है, और एक बोलते हैं इनका प्लाज्मा थेरेपी नहीं हुआ है, होगा। कोई एक कंफर्म स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं। हम कॉल करें हायर अथॉरिटी में कि ये कोई एक स्टेटस कोई क्यों नहीं दे रहा है, एक पोजीशन कोई क्यों नहीं बता रहा है, तो वो बोलते हैं कि हमको पता नहीं, आप इनको कॉल करिए, आप इनको कॉल करिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप रिजाइन कर दीजिए उस पोजीशन से, उस पावर से। कोई मतलब नहीं है उस जगह में रहकर, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं तो। वहां पे और भी लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, जो संभाल सकते हैं। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो मत करिए। आप खुद सोचिए ना एक बार कि आप पेशेंट के फैमिली वाले हैं, आपको एक स्टेटस नहीं मिल रहा है। कोई बोलता है कि सैचुरेशन लेवल इतना है, कोई बोलता है सैचुरेशन लेवल इतना है, कोई बोलता है क्रिटिकल है, कोई बोलता है उठ के बैठे हैं। इंसान तो बाहर रह रहे मर जाएगा, परेशान होके मर जाएगा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है बोल के। गवर्नमेंट की तरफ से इनको इतना पैसा मिल रहा है एक एक पेशेंट के लिए, और ये है इनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द पब्लिक। मैं बस इतना कहना चाहता हूं
कि जो ये आज मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता। आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूं चीजों को। मैं बस चाहता हूं कि और ये दोबारा ना हो। फिर उसके बाद 30 अगस्त को मेरी माँ का देहांत होता है। कॉल आता है हॉस्पिटल से कि वो अब नहीं रहे। हम बहुत संभल के खुद को लेके गए राजघाट में। वो बोले कि आप आ जाइए। हम राजघाट पहुंचे तो वहां पे वो हमें अपना सामान दिए मम्मी का। उस बैग में एक चार्जर, एक फोन और मम्मी के पर्स और कुछ पैसे और एटीएम कार्ड थे, जिसमें मम्मी का एक मंगलसूत्र था, गोल्ड मंगलसूत्र, वो वहां नहीं था। और एज अ प्रूफ कि हमारे पास, मतलब मम्मी वो मंगलसूत्र पहनी थी, हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें मम्मी आईसीयू में है और मम्मी का मंगलसूत्र उनके गले में है। हम जब कॉल करके बोले कि मम्मी का मंगलसूत्र कहाँ है, तो वो बोले कि कोई मंगलसूत्र पहन के आए ही नहीं थे। वो मेरी माँ का एक आखिरी निशानी है। वो आखिरी वक्त में वही पहने थे और वही ये लोग मेरे से छीन लिए। और ये कितना चीजें छीनेंगे, इनका मैनेजमेंट ऐसा, इनके लोग ऐसे। एक मरे हुए इंसान के शरीर के चीजों को चोरी करते हैं। क्या बोलूं मैं आप लोगों को, और क्या बोलूं। हम अथॉरिटीज को बोले, हायर अथॉरिटीज को, तो वो बोले कि आप एफआईआर दे दीजिए। फिर मैंने उसी रात जाकर अपनी माँ को जब शमशान में जलते हुए देखने के बाद, उसी शाम को मैंने जाकर मैं टाउन थाना संबलपुर में अपना एफआईआर दर्ज किया कि मेरी माँ का मंगलसूत्र मिसिंग है, मुझे मिला नहीं है उस हॉस्पिटल के थ्रू। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर का सिस्टम आप सब जानते ही हैं कि वो कैसे है। मैं बस आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आज ये मेरे साथ हुआ है, कल ये मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो। मैं अपनी माँ का मौत को ऐसे जाया नहीं होना चाहता, जाया होने नहीं देना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि एक आवाज से अगर बदलाव आ सकता है, 100 जानें बच सकती है, तो बचे, बस बचे। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें इस सिस्टम में एक बदलाव लाने के लिए, एक अच्छा ट्रीटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। मेरे अंदर हिम्मत नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंचे, आप सभी मेरे स्टोरी सुने। मैं ये चाहता था, आप मदद करिए मेरा कि हम ये सिस्टम बदल सके, मेरा माँ का मौत जाया ना होने दे। बस ये था मेरा वीडियो और ये थी मेरी कहानी और ये था वो हॉस्पिटल जो इतना इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस और इतना गंदा मैनेजमेंट के साथ है और वहां पे ऐसी चोरियां भी होती हैं। बस आप सभी का साथ चाहिए।